पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। जेएनयू में हिंसा, बवाल और खून खराबा आज छठा दिन है। दिल्ली पुलिस ने 9 लोगों के नाम लिए थे, जिसमें लेफ्ट के संगठन के छात्रों के नाम हैं। थोड़ी देर पहले छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष ने आरोप लगाया है कि पहले कन्हैया कुमार को फंसाया गया, अब उन्हें फंसाया जा रहा है। कांग्रेस ने भी दिल्ली पुलिस की जांच पर कई सवाल खड़े कर दिए। आज की बहस में आज हम उन्हीं मुद्दों को उठाएंगे जिस पर दिल्ली पुलिस को जवाब देना है, और राजनीतिक दलों को भी। आखिर जेएनयू के कई वीडियो में गुनहगार तो दिख रहे हैं, तो गिरफ्तारी का क्यों इंतजार? हिंसा के 6 दिन बाद भी खून खराबा करने वाले आखिर क्यों हैं आजाद? क्या जेएनयू जांच पर नकाब डाल रही है दिल्ली पुलिस? और छात्रों के विरोध में सियासी आग किससे लगाई? क्या दिल्ली चुनावों की वजह से दबाव में है दिल्ली पुलिस? आज उन्हीं सवालों पर होगी बहस, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पांच जनवरी के बाद से जेएनयू का माहौल काफी बदल गया है। छात्रों में गुस्सा, आशंका, आक्रोश और कई सवाल है। पुलिस की सुरक्षा पहले ही कड़ी कर दी गई है, लेकिन तनावपूर्ण शांति जैसे हालात हैं। किसी तरह के भी प्रदर्शन पर रोक है। अब बदला हुआ जेएनयू ऐसा दिखता है, जहां छात्र बेखौफ होकर तरक्की के विषयों की चर्चा की बजाय तकरार पर चुपचाप तरीके से गुटों में चर्चा करते नजर आते हैं। बहरहाल छात्रों से ज्यादा वीसी पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लेफ्ट समर्थित छात्र उन्हें ही हिंसा को हवा देने का आरोपी मान रहे हैं। वीसी ने छात्रों से बात की। वो चाहते हैं कि हालात सामान्य हो जाएं, जबकि लेफ्ट चाहता है कि वीसी बाहर हो जाएं तो हालात खुद ब खुद सामान्य हो जाएंगे। We have not been called for any meeting by the Vice Chancellor, and I was not even aware of any kind of such meeting. Exactly that is the problem. The first attack on the democratic fabric comes when there is a complete communication shutdown, which is happening within our campus, that the Vice Chancellor doesn't want to talk. The Vice Chancellor is selective and biased, and that is exactly we are pointing out from JNU SU also. I would like you to be the representatives for the rest of the university. Please go back and tell the rest of the student community that we should all work together so that the university functions in a normal way. जेएनयू कैंपस का दायरा जितना बड़ा है, यहां से जुड़ी सियासत का दायरा उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है।
ये 3 तस्वीरें इसी की गवाह हैं। आयशी घोष लेफ्ट समर्थक छात्र नेता हैं, तो उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री से दिल्ली के केरल हाउस में मुलाकात की। जाहिर है आगे की मौजूदा रणनीति और जेएनयू में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई होगी। दूसरी तस्वीर राम माधव की है, जो एबीवीपी के साथ हैं। वो जेएनयू हिंसा में एबीवीपी के हाथ से इनकार करते हैं। तीसरी तस्वीर तिरुअनंतपुरम की है, जहां केरल के छात्र यूनियन के लोगों ने राजभवन को घेरने की कोशिश की, तो उन्हें वाटर कैनन के जरिए रोका गया। केरल से जेएनयू की लेफ्ट विंग को काफी समर्थन मिल रहा है। 5 जनवरी से लेकर अब तक हिंसा और हंगामे के बीच सवाल अब भी वही है, या यूं कहें कि अब जेएनयू को लेकर सवाल कई हैं। क्राइम ब्रांच से हिंसा के दोषी पहचाने गए तो गिरफ्तारी का सवाल, एबीवीपी से हिंसा के असली गुनहगार एबीवीपी के लोग हैं। सवाल लेफ्ट से जेएनयू में हिंसा लेफ्ट समर्थकों ने की। सवाल वाइस चांसलर से पुलिस के बावजूद इतनी हिंसा कैसे हुई। सवाल पुलिस से कुछ गुंडों से छात्रों को क्यों नहीं बचा सके। सवाल जेएनयू के छात्रों से, वो अपनी तरक्की चाहते हैं या तकरार। जैसे जैसे हर सवाल का सच्चा जवाब मिलता रहेगा, वैसे वैसे जेएनयू बेहतर से बहुत बेहतर होने लगेगा। मनोहर केसरी के साथ अरुण भाता, इंडिया न्यूज, दिल्ली। रविवार को पूरा 1 सप्ताह हो जाएगा। जी हां, रविवार को पूरा 1 सप्ताह हो जाएगा जब जेएनयू हिंसा, जहां पर हिंसा हुई, किसने किसको मारा, टूट फूट इधर भी, टूट फूट उधर भी, आखिर कौन गलत कौन सही। मैं टूट फूट का मतलब आपसे कह रहा हूं, टूट फूट राइट में भी, टूट फूट लेफ्ट में भी, लेकिन कौन सही कौन गलत। दिल्ली पुलिस की जांच बैठ गई, जांच सामने भी आ गई, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की जांच पर ही आंच है। जी हां, इसी को लेकर मचा बवाल है और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। जी हां, देश का सवाल जेएनयू हिंसा को लेकर है कि आखिर पुलिस जो दावे कर रही है उसको संदिग्ध रूप से देखा जा रहा है। पुलिस के दावों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस के वीडियो पर सवाल है, पुलिस की तस्वीर पर सवाल है। तो क्या आखिर ये जो जांच हुई है ये किसी दबाव में हुई है। जी हां, हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। मेहमानों से मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये बहस एक प्रामाणिक बहस, ये एक सार्थक बहस के लिए आप कोशिश करें कि आप किसी पर निजी हमला ना करें, मर्यादा का ध्यान रखें। यहां पर आपको बोलने के लिए बुलाया गया है, बोले वही जो आप बेहिचक सोच सकें और बोलने का आप मादा रखते हैं, लेकिन आप किसी की मर्यादा या उसको उतार कर बोलने की कोशिश ना करें। जी हां, मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए नीतू डबास बीजेपी की प्रवक्ता हैं। आप जुड़ चुकी है मेरे साथ शेषमणि साहू। जी हां, आप एबीवीपी के विद्यार्थी नेता हैं। मेरे साथ तेज तर्रार ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन आप जब भी इनको सुनेंगे तो ये आप खुद तय करेंगे आखिर इनकी विचारधारा किसके आसपास है। नीतू डबास, आखिर वो कौन नकाबपोश थे, इसकी जानकारी आपको है? मनीष जी, पिछले कई महीनों से जेएनयू में कोई पढ़ाई नहीं हुई है, लगातार हिंसा की घटनाएं, और आपने पूछा है कि वो नकाबपोश कौन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरे देश ने देखा कि वो नकाबपोश कौन थे। वो नकाबपोश आयशी घोष थे और उसके जो सभी लेफ्ट संगठन, एसएफआई, एआईएसएफ, आईसा, ये सारे संगठन जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का चुनाव जीते थे। हालांकि वो चुनाव भी इनका, उसका कोर्ट में अभी भी जो है, कोर्ट में, हाई कोर्ट में मुद्दा है कि वो जो स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होता वो भी जो है प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वो सब नकाबपोश वो ही थे और वो सारा जो है पुलिस ने बताया है कि ये लोग इसमें घटना में शामिल थे। नीतू डबास, मुझे जानकारी है कि आप सोशल मीडिया को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच में जो जिन 2 वीडियो का जिक्र किया है, वो 2 वीडियो में एक वीडियो 4 तारीख का है। आखिर 4 तारीख के वीडियो से आप संदिग्ध या किसी को अभियुक्त कैसे कह सकते हैं, कैसे आप आरोपी बना सकते हैं? आपके उस वीडियो, आपका मतलब है, चूंकि आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, व्यक्तिगत ना लें आप। दिल्ली पुलिस
आखिर 4 तारीख के वीडियो को, जिस वीडियो को लेकर शक जताया जा रहा है, उससे कैसे तय कर लेती है कि ये अभियुक्त है? मनीष जी, मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख को हिंसा की घटना की जो वीडियो आई है उसके साथ 4 तारीख को भी हमला हुआ है, 3 तारीख को भी हमला हुआ है और पिछले लगातार महीने भर से वो वारदातें हो रही है, वहां पर हमला हो रहा है विद्यार्थियों पे। ये पिछले 4 दिन की बातें तो वहां पर निकल कर आ गई। मैं खुद वहां पर जाती रही हूं जेएनयू में। ये घटना बहुत दिनों से लेफ्ट ने जैसे ही देखा सर्वर डाउन करने की कोशिश, अगर आप सिलसिलेवार तरीके से आप देखेंगे, जब उनको ये लगा मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा एक बार अपनी बात जाके रोका है एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के लिए 5 तारीख पर। उसके बाद उनका फ्रस्ट्रेशन आया कि 3,500 स्टूडेंट्स ने एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन करा और उसके बाद जब इनको समझ में आया कि तुम्हारा जो एजेंडा यहाँ पर चल रहा था वो फेल हो रहा है, वो फेल होने की जो फ्रस्ट्रेशन सर्वर की आप बात कर रही हैं, तो आखिर पुलिस किसको सर्व कर रही है, इसी पर सवाल है नीतू। ऋषि जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज कांग्रेस की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम की एक रिपोर्ट आई है। आपको शक है दिल्ली पुलिस ने आखिर जांच में केवल वैमनस्यता के तहत काम किया है, ऐसा आरोप कांग्रेस का है, लेफ्ट का है। आखिर उस फैक्ट फाइंडिंग टीम में क्या है, इसकी जानकारी है आपको? देखिए, कांग्रेस के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन किया है, क्या रिपोर्ट दिया है, उस पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं जाना चाहता हूं अपने वयोवृद्ध नेता मुरली मनोहर जोशी पे। कांग्रेस कुछ भी एलिगेशन लगाएगी तो बीजेपी तो काउंटर कर देगी कि भाई अपोजिशन की पार्टी है, वो तो आरोप लगाएंगी। मेरा सवाल बीजेपी से है कि इनके जो मार्गदर्शक मंडल के जो नेता हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने मार्गदर्शन दिया है इनको कि वीसी को हटा दीजिए, तो वीसी को क्यों नहीं हटा रहे हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, दिल्ली पुलिस की वर्जन पे इसलिए हम लोगों को शक है कि जो एबीवीपी ने वीडियो फुटेज जारी की थी, उसी फुटेज और वीडियो के आधार पे पुलिस ये बता रही है कि आईसी घोष भी उस हिंसा में शामिल थी। तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से और माननीय आदरणीय पूजनीय गृह मंत्री जी से कि वो फुटेज या दिल्ली पुलिस की यही विवेचना है कि एबीवीपी के जो वीडियो फुटेज और जो फोटो जो एबीवीपी ने मीडिया को दिया या सोशल मीडिया पे रखा, उसी आधार पे आप आईसी घोष को चार्जशीटेड या कन्विक्टेड मानते हैं? ये मेरा आरोप है कि दिल्ली पुलिस किसके इशारे पे काम कर रही है। दिल्ली पुलिस में एक से एक अच्छे अधिकारी हुए हैं, निखिल कुमार, आलोक वर्मा जैसे अच्छे अधिकारी हुई हैं। दिल्ली पुलिस सक्षम है, लेकिन दिल्ली पुलिस को कौन काम करने नहीं दे रहा है? ये सवाल मनीष जी देश जानना चाहता है और आपके प्लेटफॉर्म से जानना चाहता है। दिल्ली पुलिस दबाव में काम कर रही है, ऋषि मिश्रा का सीधा आरोप है। मनीष जी, मैं बात ऋषि देखिए, देखने का नजरिया है, ऋषि जी का एक अपना तयशुदा नजरिया है, मेरा नहीं है। पार्टी को मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा है, भाई मेरी बहन आदरणीय पूजनीय मेरी बहन, मैं नहीं कह रहा हूँ। मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा है कि वीसी को हटा देना चाहिए। मार्गदर्शक मंडल के नेता हैं और मार्ग आपको बता भी रहे हैं। जवाब नहीं देंगे, मुरली मनोहर जोशी पे जवाब नहीं देंगे। मैं जानता हूँ इनको, सुबह भी मेरे साथ डिबेट में दिए, मैंने सवाल वहाँ पे भी किया था। मुरली मनोहर जोशी के एडवाइस से आपका क्या रुक है? झूठ बोलिए, आइए झूठ बोलिए। नीतू आप अपना जवाब पूरा करें, आप अपना जवाब पूरा करें। मनीष जी, मैं बीच में इस तरह नहीं बोलूंगी जी। आपने जिस प्रकार से आरोप लगाया है कि मुरली जी ने क्या कहा, कम से कम प्रियंका वाड्रा जिस तरह से लोगों के बीच में जाकर, स्टूडेंट्स के बीच में जाकर खड़े हो बिना किसी फैक्ट फाइंडिंग के कि कौन थे, और विद्यार्थी परिषद के बच्चे उनके सामने जब आए, तो बीजेपी का कौन नेता आईसी घोष से मिलने गए? इनसे पूछे तो आईसी घोष इसी देश की बेटी है ना। आईसी घोष नहीं बनेगी ना, सवाल मैं पूछूंगा। बिल्कुल आईसी घोष मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका सवाल उन तक नहीं पहुँच पाता है क्योंकि वो बाहर से बैठी हैं, स्टूडियो में नहीं है, तो उनका जवाब पूरा हो जाए। मुझे मौका दीजिएगा। पार्ट 2 सीजन 2 चल रहा है जेएनयू में, बिना फैक्ट फाइंडिंग होने के बाद झूठ बोलिए, शुरू हो जाइए।
विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर भी तो चोट पड़ी थी। मेरा आदरणीय बहन से सवाल है, आदरणीय जो सरकार की सत्ता में पावरफुल जो पार्टी सत्ता में है, तो डर भी लगता है, लेकिन पूछ लेते हैं कि सवाल है जी, डर लगता है, मालूम है, मैं बताता हूँ, बाद में बताऊंगा आपको मैं डर क्यों लगता है। कि सवाल मेरा हमारी बहन से बीच में बोलने लगी, मैंने आपका बात माना। मेरा सवाल ये है कि प्रियंका गांधी को सबसे मिलना चाहिए था। छात्रों का अपना विचारधारा हो सकता है, लेकिन ये छात्र देश के थे और छात्र देश के अनमोल रत्न है। प्रियंका गांधी को मिलना चाहिए। प्रियंका गांधी की मैं आलोचना करता हूँ, लेकिन इनसे पूछिए ना, समावेशी मनोज तिवारी, जितने भी बीजेपी नेता गए थे, इसी देश की बेटी है ऐसी घोष पे के सर पे 12 से 13 टाका लगे। कितने नेता ने मिलने गया था, कितने नेता मिलने गए थे, पूछे इनसे। कौन सा स्टूडेंट है भाई? छात्र राजनीति से मैं भी आई हूँ दिल्ली की बात। देखिए, आखिर जिसकी जांच पर प्रियंका गांधी पे सवाल है, दिल्ली पुलिस की जांच पर आंच है, दिल्ली पुलिस की जांच पर आंच है। और हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी एमएन राव साहब जुड़ चुके हैं। राव साहब, नीतू जी लेने की कोशिश किए थे और छात्र हैं। झूठ बोलने दीजिए ना, नीतू जी बोलिए, झूठ बोलिए और आवाज तेज कर। नीतू जी आई हैव अ पुलिस ऑफिसर विथ मी, आई हैव अ पुलिस ऑफिसर विथ मी। इंटायर पुलिस वाले झूठ बोलेंगे। राव साहब, हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर घायल हुए हैं और ये राव साहब, नीतू जी नहीं मानेंगे। नीतू जी एक मिनट। राव कार्यकर्ता वहाँ पर घायल हुए हैं और ये राव साहब, नीतू जी नहीं मानेंगे। नीतू जी एक मिनट। राव साहब, दिल्ली पुलिस के आप पूर्व डीसीपी हैं, आपको लगता है दिल्ली पुलिस केंद्र के दबाव में काम करती है? इस तरह की जो जांच सामने आई है और जो दिल्ली पुलिस ने 5 दिन में वायरल वीडियो को लेकर जिन पर अभियुक्त बनाया है, जिनको कथित आरोपी कहा है, आखिर उसकी सत्यता कितनी दिखाई देती है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, ये खाली ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये कहीं भी जा सकती है। कोर्ट के संज्ञान में भी जाएगी, कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और उसके बाद ये सीबीआई में भी इसकी जांच जा सकती है। इसलिए कोई भी ऑफिसर इस बात का कोई भी रिस्क नहीं लेगा कि वो किसी दबाव में काम करे। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देता हूं, इन्वेस्टिगेशन करना एक बड़ा अपना एक साइंटिफिक तरीके से काम हो रहा है और वो होता है, और साक्ष्य इकट्ठे करना इसमें होता है। जो इन्वेस्टिगेशन का मतलब यह है कि कोई भी क्राइम कहीं हुआ है तो उसमें साक्ष्य इकट्ठे किए जाए और उसमें सच्चाई का पता किया जाए। तो इसमें किसी के दबाव में आने की कोई, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में ये इन्वेस्टिगेशन है, क्राइम ब्रांच मानी हुई यूनिट है दिल्ली पुलिस की। तो इसमें यह कहना कि यहाँ पर कोई दबाव में काम हो रहा है या कोई किसी के डर की वजह से काम हो रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, जब कुछ एक सवालों के घेरे में पुलिस अगर है, जैसे आप कह रहे हैं, आपको लगता है राव साहब, आपको लगता है राव साहब, इस जांच पर जो आंच आ रही है, राव साहब, आपको लगता है जो आंच आ रही है इस जांच पर दिल्ली पुलिस की, वो वाकई कहीं ना कहीं शक के दायरे में है? देखिए, किसी पे एलिगेशन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है और पुलिस पे एलिगेशन लगते रहते हैं, लेकिन उस एलिगेशन का कोई आधार होना चाहिए। और इस प्रकार से जैसे स्टिंग ऑपरेशन करके लिया है, इसकी क्या ऑथेंटिसिटी है स्टिंग ऑपरेशंस की? और दूसरी कई चीजें और भी हैं कि पुलिस, ये बताइए पुलिस क्यों करेगी किसी के लिए पक्षघात? राव साहब, हम ये साफ कर देते हैं, कोई भी स्टिंग ऑपरेशन आईटीवी नेटवर्क या इंडिया न्यूज का नहीं है। हम किसी भी स्टिंग ऑपरेशन का, हमारे देश का सवाल में जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम केवल वही बात कर रहे हैं जिसका आधार या तो सोशल मीडिया पर चल रहा है या लोग या पार्टी जो आरोप लगा रही है उस पर। राव साहब से मेरा एक सवाल है। जी ऋषि जी। राव साहब, मेरा एक सवाल है। मैं यही कह रहा हूँ राव साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि एक आदमी, पिंकी चौधरी नाम का आदमी, जेएनयू में जो हिंसक घटना हुई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। कल दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद, जहां तक मुझे जानकारी है, पिंकी चौधरी का कहीं नाम नहीं आया। तो जो व्यक्ति कह रहा है कि हम इस घटना में थे, इस घटना को कराने वाले मैं हूं,
तो पुलिस उसको अब तक क्यों नहीं अरेस्ट कर पा रही है? तो इस पे कुछ ऐसे सवाल हैं जिसपे दिल्ली पुलिस की जो करेक्टर है उस पर सवाल उठता है। राव साहब जवाब दीजिए, फिर मेरे साथ शेषमणि और डॉक्टर प्रवेश कुमार भी हैं। आपका कहना बिल्कुल मैं इसका जवाब देता हूँ, बिल्कुल इसका मैं जवाब देता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा कोई एक आया था वीडियो जिसमें कोई अब इसमें जिम्मेवारी ले रहा है, और उसको भी पुलिस डेफिनेटली उसकी इन्वेस्टिगेशन में करेगी। इन्वेस्टिगेशन में उसको संज्ञान में लिया जाएगा और उसके खिलाफ क्या क्या सबूत है, सबूत होना भी जरूरी है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई अपनी इंपोर्टेंस बढ़ाने के लिए पहले मैंने किया है। ऐसे बहुत से मैंने उग्रवादियों में केस देखे हैं, लेकिन अपना नाम चमकाने के लिए कोई भी अपना नाम लेता है मैंने किया है। राव साहब कम से कम पुलिस पूछताछ तो करती ना बुला के थाने में पुलिस बुला के पूछताछ तो करती। थाना उठकर जेएनयू चला गया था। कब करेगी? 5 दिन हो गया। भी करेंगी इसमें अभी थाना उठकर जेएनयू चले गया था साहब। कोतवाल भी हमारा, मुंसिफ भी हमारा। मैं बच्चे पीट रहे थे, देश की बच्चियां को पीटा जा रहा था। पुलिस चाहे वो एबीटी के छात्र पीटे गए हो या लेफ्ट के छात्र जी। राव साहब आप बने रहिए, मैं आपके पास आऊंगा, ऋषि जी आपके पास आऊंगा। शेषमणि आपको मेरी आवाज आ रही है? जी शेषमणि ये बताइए, आपके हाथ में कितने फ्रैक्चर हैं? आपके हाथ में कितने फ्रैक्चर है और कौन सी बोन टूटी है? मेरे हाथ में यहाँ पे इस पार्ट पे मेरे को चोट लगी है और यहाँ चोट लगी है या फ्रैक्चर है? शेषमणि आपका जो बैंडेज दिख रही है वो किसी फ्रैक्चर की फ्रैक्चर है जी। तो आप ये बताइए, आपको डॉक्टर ने बताया होगा कि आपको कौन सा पूरे लेफ्ट साइड में मार लगी है, आपका फ्रैक्चर कहाँ है? सर उस समय जिस समय मेरा एक्सरे हो रहा था उस समय मैं बेहोशी की स्थिति में था, मुझे आइडिया नहीं कि कौन सा फ्रैक्चर है, लेकिन ये इस डॉक्टर ने आपको बताया नहीं शेषमणि? और पूरे सर से लेकर के पांव तक में मैं कवर था इस तरफ से। जी शेषमणि, अब कुछ शेष बाकी है क्या? आप विजय को जानते हैं, दुर्गेश को जानते हैं, मनीष जांगीड़ को जानते हैं? जी मैं बिल्कुल उनको जानता हूं, सबको जानता हूं। तो इन पर आरोप है, आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इन पर आरोप है कि इन्हीं लोगों ने वहां पर लाकर लोगों को जो नकाबपोश थे उनको रास्ता दिखाया था। ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं। आप दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखिए, दिल्ली पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैं खुद विक्टिम हूं और सवाल आप मुझसे कर रहे हैं कि क्या मुझे मारेंगे। आपको इस बात को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्या राइट विंग के स्टूडेंट को राइट विंग के स्टूडेंट मारेंगे। मनीष जी, आप इस बात को सिरे से खंडन कर रहे हैं। चैनल आईसी जो है जिस चैनल है और पेरियार हॉस्टल में जिस मॉब ने मुझ पर अटैक किया है उस मॉब को सतीश चंद्र यादव के जनरल सेक्रेटरी शेषमणि सुन तो लीजिए, पत्रकार का सवाल से क्रिएट कर रहे हैं। शेषमणि जी, आपके कैरेक्टर पे जिस चैनल ने स्टिंग करके सवाल उठाया है आपसे हमदर्दी है। मैं ऋषि जी, मैं स्टिंग को नहीं मानता हूँ, सही है। मुझे किसी स्टिंग ऑपरेशन का ना तो जिक्र करना है ना चर्चा करनी है। इस स्टिंग ऑपरेशन का आज टीवी नेटवर्क और इंडिया न्यूज से कोई लेना देना नहीं। फेक है तो ये केस करेंगे, यदि फेक है तो केस करना चाहिए ना इनको। तो यहाँ पर आप बार बार बैठ के स्टिंग की बात ना करें तो हाँ, जेल भेज दीजिएगा जेल में। डॉक्टर प्रवेश, आप ये बताइए जिस तरह से जो बातें ऋषि जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 8 तारीख की स्थिति में मैंने FIR दर्ज कर दी है और जो कन्विक्ट लोग हैं, मुझे मारने वाले तो मेरे सीनियर ही थे ना, उनको तो मैं बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया हूँ। मेरे साथ में वो रूम में मेरे हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में मैं रहता हूँ उस हॉस्टल में वो रहते हैं। आपसे पुलिस ने बात की थी शेषमणि, आपसे पुलिस ने बात की थी जांच में, आपसे पूछा गया आखिर कौन थे? क्या आपको वो तस्वीरें और वीडियो भी दिखाया था दिल्ली पुलिस ने? जी पुलिस
पुलिस अधिकारी के पास में पुलिस में मैंने एफआईआर दर्ज कर दी है। जब डीसीपी ज्वाइंट जीसीपी में यहाँ पे आई हुई थी तो मैंने अपनी सारी बातें उनके पास रख दी है। उनका कहना था कि एक क्राइम ब्रांच की एक और टीम आएगी, वो सारी आपसे मिलेगी और सारे जो भी एविडेंसेस आपके पास हैं, जिन जिन अभियुक्तों को आप जानते हैं उनके बारे में आप डिटेल्स बताइएगा। डॉक्टर प्रवेश, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ये एक छोटे से इंतजार के बाद हम फिर लौटेंगे। आखिर दिल्ली पुलिस की जांच पर आज क्यों है? मेरे साथ मेहमान बने हुए, आप कहीं मत जाइएगा। जब भी लोन की जरूरत हो ना, पैसाबाजार.com पे जाओ, सभी बैंक में से बेस्ट। जांच को आंच नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस की जांच पर आंच है। जांच पर आंच है तो इसके कई सवाल हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रवेश कुमार। जी हां डॉक्टर प्रवेश कुमार, आप वहां पर पढ़ाते हैं, जेएनयू में आपने पढ़ा है, आप वहां पर पढ़ाते हैं। आखिर ये बारूदी सोच वाले कौन बुद्धिजीवी हैं जो छात्रों के मन में नफरत, सियासत और पढ़ाई की जगह एक ऐसा द्वेष पैदा कर रहे हैं जिसको लेकर जेएनयू दुनिया भर में शर्मिंदा हो रही है? ये यही के लोग हैं और यही विचार, जो विचार वामपंथी विचार है, उस विचार के कारण है। मैं अवस्थी जी आपको बताना चाहूंगा कि ये इतने इनह्यूमन हो गए, इतने अमानवीय हो गए कि 28 अक्टूबर 2019 को जब डीन बीमार हो गए, डीन वेलफेयर जो स्टूडेंट के लिए बनाए गए वो बीमार हो गए, तो उनकी एम्बुलेंस तक को रोक लिया गया। ये इतने निर्दयी हो गए कि वंदना मिश्रा को 29 घंटे तक बंदी बनाकर रखा गया। ये इतने निर्दयी हो गए कि रात में 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे सारे वार्डन्स के पास जाकर के, सारे वार्डन्स के घरों पे हमला करके और उनको बाहर निकालकर बोला गया कि आप रिजाइन करिए। ये इतने निर्दयी हो गए कि जब एसआईएस में मैं और एसआईएस के डीन खुलवाने गए डोर, हमें बच्चों ने फोन किया कि सर हमें रीडिंग हॉल में बंद कर दिया गया है, हम गलती से, हम जबरन घुस आए थे रात के अंदर, ये देख नहीं पाए थे, लेकिन अब हम निकलना चाह रहे हैं, हमें निकलने नहीं दे रहे। हम खुलवाने गए, जब हम खुलवाने गए तो हमारे साथ हाथापाई करी गई। उसके बाद जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए गए कि रजिस्ट्रेशन का डेस्क खुलना चाहिए जी एसआईएस 1 के अंदर, तब जाकर के हमारे साथ मारधाड़ करी, हमें रोका गया। और आप सोचिए अवस्थी जी, सोचिए हम स्टूडेंट के लिए जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए गए कि रजिस्ट्रेशन का डेस्क खुलना चाहिए जी एसआईएस 1 के अंदर, तब जाकर के हमारे साथ मारधाड़ करी, हमें रोका गया। और आप सोचिए अवस्थी जी, सोचिए हम स्टूडेंट के लिए जवाब को आप कंटिन्यू करिएगा। छोटा सा सवाल है मेरा, बहुत छोटा सा। आरोप है कि पुलिस को प्रवेश करने नहीं दिया गया, ये क्या कहेंगे? 3 घंटे तक। मैं कह रहा हूँ पुलिस को तो 90 कॉल गई है, पुलिस को तो मैंने कॉल करा 3 तारीख को एसआईएस पे। तो आप ये मानते हैं नीतू डबास, दिल्ली पुलिस लक्कारी है, नाकाम है, 90 कॉल के बाद भी नहीं जागी दिल्ली पुलिस? ये खुद प्रोफेसर जेएनयू को कह रहे हैं, ये डॉक्टर प्रवेश कुमार कह रहे हैं। कैसी है आपकी पुलिस? हाँ सवाल मनीष जी, मैं पहले तो एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर देती हूँ कि मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठी हूँ। ये सवाल दिल्ली पुलिस से अगर कोई प्रतिनिधित्व करना होता, अगर आप उनसे पूछते तो बहुत बेहतर होता। अच्छा, आप सरकार की प्रवक्ता हैं, गृहमंत्री किसके पार्टी के हैं? सरकार की आप प्रवक्ता हैं, बीजेपी से है या नहीं? कांग्रेस आप पार्टी का स्टैंड रखने वाले हैं। योगेंद्र यादव ही राजा पहुंच जाते हैं, क्या चाहते हैं वो इस देश में कि छात्र यहाँ पर हिंसा करने के लिए सड़कों पर रहें? पुलिस वो पढ़ाई नीतू जी, पुलिस को कौन रोक रहा था? पुलिस को कौन रोक रहा था? सारी चीजें हिंसा क्यों वहाँ पर हो रही है? तब पुलिस लेट। डॉक्टर प्रवेश, आप कैसी बात कर रहे हैं? वीसी की भूमिका पर सवाल उठेंगे। उसी परिसर में वीसी रहते हैं, उसी परिसर में रजिस्ट्रार रहते हैं, उसी परिसर में प्रवक्ता रहते हैं। वो अपना काम करती है। वीसी की कान में वहां हो रही हिंसा की आवाज नहीं आई जी। वाइस चांसलर पे तो मुरली मनोहर जोशी ने प्रवेश जी जवाब दें। कैसे छोड़ दें? प्रवेश जी को जवाब दे दीजिए। डॉक्टर साहब आप जवाब दीजिए। मैं यही कह रहा हूं, वाइस चांसलर ने जो करना चाहिए था उसने किया, जो हमारी जेएनयू की सिक्योरिटी है उसने काम किया, लेकिन बार बार शिक्षकों ने फोन किया, बार बार सब लोगों ने फोन किया। पुलिस को जल्दी अगर इंटरफेयर कर देती तो मुझे लगता है कि जो 29/10/2019 की जो घटना होती शुरू हुई है वो थोड़ी कम हो जाती। आज ये स्थिति नहीं बनती। दूसरी चीज,
3 तारीख को लेफ्ट के लोगों ने, जो भी सवाल के लोगों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा है, चुन के मारा है। आप सोचिए, सवाल तो यही है, सवाल तो यही है। जेएनयू के जो डॉक्टर प्रवेश जी, सवाल यही है कि कौन दौड़ा कर मार रहा था, कौन दौड़ा कर मार रहा था। मैं बताता हूँ, सवाल ही यही है कि आखिर कौन है वो जो दौड़ा कर मार रहा था। मनीष जी, मुझे 2 सेकंड दीजिए। 10 दिसंबर को मैं बताऊं सर, जिस भी दरवाजे के आगे विवेकानंद जी का चित्र लगा था, मैं उस दरवाजे को खोला गया, वीसी के करैक्टर में सवाल उठा रहा हूँ। 10 दिसंबर को ये राव साहब के पास चलते हैं। राव साहब 2 सेकंड डॉक्टर प्रवेश जी, प्रोफेसर साहब मैंने सुन लिया। 10 दिसंबर को अमित खर्रे जो एचआरडी मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट के, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी कि ये जो डेडलॉक है स्टूडेंट और जेएनयू प्रशासन के बीच, उसको खत्म किया जाए। 10 दिसंबर को वीसी क्यों नहीं पहुंचे? उससे पहले सुब्रमण्यम साहब जो सेक्रेटरी, ये जवाब लेंगे कई बार मीटिंग बुलाया, वीसी क्यों नहीं पहुंचा? जवाब लेंगे डॉक्टर प्रवेश से। मुझे राव साहब के पास चलना है। राव साहब, नीतू जी मैं आपके पास आऊंगा। नीतू जी मैं आपके पास आऊंगा। नीतू जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऋषि जी सुनेंगे। ऋषि जी, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। ऋषि जी, डॉक्टर प्रवेश, एक सेकेंड आप रुके, एक सेकेंड आप। आज सबसे पहले नीतू जी, सबसे पहले मैं पैनलिस्ट जो स्टूडियो में बैठे हैं, मेरे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आप जब भी जो पैनलिस्ट इस स्टूडियो में नहीं है और बाहर से बैठे हैं, आपका कहा उन तक पहुंचने में सवाल इधर उधर हो जाता है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी बाहर से कोई मेहमान जवाब दे रहा है तो उनका जवाब पूरा होने दे। राव साहब, दिल्ली पुलिस पर सीधा आरोप है, सीधा आरोप कोई और नहीं, जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर प्रवेश कुमार लगा रहे हैं। 90 फोन किए, कहां थी दिल्ली पुलिस? देखिए मनीष जी, मैं बता दूं आपको, दिल्ली पुलिस फोन करते ही, पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया उन्होंने, फोन करते ही दिल्ली पुलिस गेट पर पहुंच गई थी, लेकिन गेट से और जो इंसिडेंट का जो जगह है वो काफी दूर है और एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं थी। उसके बाद पुलिस तो पहुंची है वहां पे, देखिए फंस गए, पहुंची है। उसके बाद वो जब तक पहुंचे तब तक वो पुलिस को अगर कोई रोक दे, लेकिन फिर भी राव साहब, पुलिस को अगर कोई रोक दे तो मुझे लगता है पुलिस रोकने की बात नहीं कर रहा, अंदर नहीं जाने दिया। सुन तो लीजिए, रोकने की बात ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आप बोलिए राव साहब, बोलिए राव साहब, आप बोलिए राव साहब। पूरी बात तो होने जरा, बीच में बोले जा रहे हैं। इनको ये प्रोफेसर साहब है, कौन है मुझे मालूम नहीं है, इनको जरा कहिए कि जरा पूरी बात सुन ले, मेरी बात पूरी सुन लीजिए, हंसने की जरूरत नहीं है। सब पुलिस अपना काम कर रही है। और मैं बता दूं एक बात, मैं आपके साथ हूं, मैं जिम्मेवारी से बात कर रहा हूं। दिल्ली पुलिस भले लेट पहुंची, हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं। सुन लीजिए, हम दिल्ली पुलिस के साथ हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मैं यही कह रहा हूं, आप जरा पूरा करने दीजिए। जेएनयू में ये अराजकता का माहौल आज से नहीं है, कई सालों से चल रहा है और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका नुकसान हो रहा है। तो जेएनयू प्रशासन को चाहिए कि इन लोगों को चिन्हित करे, उन लोगों को आइडेंटिफाइड करके उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले सकते? वो ये एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो ऐसे आदमी हैं जो दंगा फसाद करवाते हैं या झगड़ा करते हैं, किसी भी पार्टी के, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी कोई इस बात का जिम्मेवार है, इनका पहले से पता है कौन लोग हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई है वीसी की तरफ से? राव साहब इस बीच हमारे साथ ब्रेक के बाद एनएसयूआई छात्र नेता सुधांशु भी जुड़ चुके हैं। सुधांशु, आखिर सीधे तौर पर आप पर आरोप है कि हिंसा में आप लोग लेफ्ट के साथ थे और ये हिंसा करने वाले कोई और नहीं, वो आप हैं। शेषमणि भी बैठे हैं। शेषमणि का कहना है आपकी तोड़फोड़ में उनका हाथ टूट गया। देखिए, सबसे पहला सवाल ये होता है कि अभी मैं कुछ कहना चाहूंगा। अभी हम लोग तुरंत जो है जेएनयू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जो दिल्ली में कुछ लोगों पे जेएनयू की हिंसा को लेकर के जो एफआईआर्स हुए हैं,
हमें दिल्ली पुलिस की वफादारी पे पूरा भरोसा है, बस वो होना चाहिए पहली चीज। लेकिन वो वफादारी किसकी तरफ है, ये भी मसला एक बहुत बड़ा मतलब सोचनीय मसला है। आप सियासत सीख रहे हैं, आप सियासत सीख रहे हैं, आप सियासत सीख रहे हैं। विद्यार्थी परिषद के भी हैं। सियासत सर, जब आप समाज में आंखें खुली रख करके, एक छात्र होने के नाते जब आंखें खुली रखेंगे तो सियासत को देखेंगे भी और समझेंगे भी और उससे सीखेंगे भी। वही शायद आज हमारे साथ जेएनयू में हो रहा है। सियासत 2014 के बाद जब ये सरकार आती है तब से शुरू हुई है। दिल्ली पुलिस जेएनयू के अंदर मैं 3 सवाल देता हूं, आप 3 सवाल में बताइए कि दिल्ली पुलिस किस मसले पर सफल हुई है। पहला, कैंपस के अंदर कुछ लोग आकर के कैंपस को बदनाम करने के लिए नारेबाजी करके चले जाते हैं, आज तक दिल्ली पुलिस उनको सजा नहीं दिलवा पाई। दूसरा, नजीब हमारा साथी जो है कैंपस के अंदर से गायब हुआ, आज तक दोषियों को दिल्ली पुलिस सजा नहीं दिलवा पाई। कैंपस के अंदर गुंडे आकर के पीट के चले गए, आज तक दिल्ली पुलिस एक गिरफ्तारी नहीं कर पाई। क्या दिल्ली पुलिस कर क्या रही है? क्या जेएनयू की तरफ उनका जब नजरिया आता है जेएनयू को देखने का, तो क्या वो बदल जाता है, अपनी कर्तव्य परायणता से वो पीछे हट जाते हैं? यही सवाल मेरा दिल्ली पुलिस के साथ है आज। जी, कि लोग हर बार ये लेफ्ट के लोग, हर बार ये लेफ्ट लिबरल्स के लोग जो एनएसयूआई के फॉर्म में इस कैंपस में घूम रहे हैं, वो हर बात को विरोध करते हैं। जैसे ही दिल्ली पुलिस कैंपस में घुसती है, इस फोटो वायरल हो जाता है कि दिल्ली पुलिस कैंपस में अंदर घुस चुकी है। अभी एक नया वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें दिल्ली पुलिस वहां खड़ी थी, जिस समय ये हिंसा हो रही थी उस समय दिल्ली पुलिस वहां खड़ी थी और दिल्ली पुलिस उस गुंडों को, उन सारे गुंडों को एस्कॉर्ट करते हुए दिल्ली पुलिस ने कैंपस के बाहर ले गई है उसको। आप बताएं डॉक्टर प्रवेश, जब वो कैंपस के अंदर गुंडे प्रवेश कर रहे थे, वहां पर उसमें फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस ग्रुप के लोगों का क्या कोई रोल नहीं है? रेक्टर, लेकिन सबकी कानों में जू रेंग रही थी, किसी को आहट नहीं हुई। इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है। साबरमती, जहां पर छात्राओं का जो हॉस्टल है, वहां पर घुसकर तोड़फोड़ हो रही है, हथौड़े चल रहे हैं और किसी को कोई खबर नहीं। नहीं, आप घटना 7 बजे की बता रहे, 3 बजे की घटना पे बात करिए। 3 बजे घटना कोई भी हो डॉक्टर साहब, दुर्घटना है। मैं यही अवस्थिति आपको बताना चाह रहा हूं। मीडिया के अंदर यही विषय गया है। मीडिया में ये नहीं गया कि पेरियार के अंदर कैसे 125-150 की भीड़ घुसी और जाकर के चुन के बोला ऋषि जी चुप हो गए एक बारी, मैं बात आप चुप कैसे वहां पर जाकर के बोले विद्यार्थी परिषद के लोग इस कमरे में धमकी विवेकानंद का चित्र है और जाकर के वहां उनको पीटा गया। अरे अवस्थी जी सोचिए, एक शिक्षक के लिए कितनी बड़ी बात है। यही तो सवाल है, खड़े होकर सवाल यही तो सवाल है। चाहे लेफ्ट के बच्चे के साथ हमारी मां प्रशासन जांच करे। सवाल तो यही है, सवाल तो यही है जो आपको डायरेक्ट किया जा रहा है, आप की जा रही है, एक तरफा लोगों को टारगेट कर रहे हैं आप। एबीवीपी के लोग जो इन्वॉल्व थे वो कहाँ है, उन पे एफआईआर कहाँ है? ऐसे बात करते हैं। एफआईआर हुआ है ना, की बात एफआईआर हुआ है। जेएनयू, मैं पूछ रहा हूँ जेएनयू के कैंपस में चाहे एबीपी, एनएसयूआई किसी भी बच्चे के साथ मारपीट हुआ, प्रशासन कहाँ थी? जेएनयू प्रशासन हिंसा होगी, हिंसा होगी, आइडेंटिफाइड है। आप जो है कैंपस में जब बाहर से गुंडे आए हैं उसका क्या जवाब है? बाहर से किसने गुंडे बुलवाए? बाहर से किसने गुंडे बुलवाए? मेरा सवाल है, दिल्ली पुलिस ये उस तरह क्या कर रही है? बाहर से कैंपस के अंदर गुंडे जिसमें एबी डॉक्टर प्रवेश, 17 दिन हो गए, 70 दिन हो गए, 70 दिन से टीचर घुस नहीं पा रहा। डॉक्टर प्रवेश, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जी हाँ, छोटा सा ब्रेक। आखिर जेएनयू हिंसा के पीछे इस उन्माद और उपद्रव आखिर कौन करा रहा है छात्रों को मोहरा बनाकर? एक छोटे से इंतजार के बाद देश का सवाल जारी है और मैं देश का सवाल के आखिरी पड़ाव में हूं। मेहमानों से मेरा आग्रह है कि आपको 10-10 सेकंड मिलेंगे और अब उस बीच में कोई नहीं कहेगा, कोई टोका टिप्पणी नहीं होगी। ऋषि जी, पहला मेरा बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल है कि जो नकाबपोश गुंडे जेएनयू में घुसे, आप कितने दिन समय लेंगे उनको गिरफ्तार करने में? माननीय गृह मंत्री जी से पूछ के देश की जनता को बताया। नीतू, लास्ट 10 सेकेंड। नीतू। बिल्कुल मनीष जी, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि लेफ्ट वो बुझते हुए दिए हैं जो फड़फड़ा रहे हैं जेएनयू में।
अभी यहाँ पर एनएसयूआई की तरफ से जो प्रतिनिधित्व ने कहा कि 2014 से ये घटनाएं बढ़ी है। मैं बताती हूँ 2014 के बाद क्यों बढ़ी है। क्योंकि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन का चुनाव, जो लेफ्ट अलग अलग चुनाव अलग अलग पार्टी लड़ती थी, वो मिलकर लड़ने लगी, इनका अस्तित्व खत्म होने लग गया है। इसीलिए ऋषि जी आखिरी पड़ाव है, दर्शक है, सब जानता है, दर्शक जो देख रहा है वो सब जानता है। नीतू थैंक यू। सुधांशु सर, जो सबसे पहले आप देखिए कि जो अभी चोट लगने की बात हुई और हिंसा की बात हुई, अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी एक स्टेटमेंट निकाला था। मैं डिमांड करता हूं दिल्ली पुलिस से कि आप जो है एम्स ट्रॉमा सेंटर का सीसीटीवी फुटेज निकाल करके उसकी जांच करें। और सुधांशु, मेरा टाइम जा रहा है। एक मिनट, एक सेकंड में शुरू करूंगा सर। एक बात और कहनी है मुझे कि जो स्टिंग ऑपरेशन अभी कुछ दिनों पहले मीडिया कर्मियों ने किया है, आप पता लगाइए कि वो छात्र किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है और कैसे गुंडे कैंपस के अंदर घुसे थे। लास्ट 10 सेकंड, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। मनीष जी, आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से मेरी सभी पॉलिटिकल पार्टी से जो राजनीति कर रहे हैं विपक्षी, मैं उनसे सिर्फ इतना आग्रह करता हूं हाथ जोड़ करके कि वो सड़क की लड़ाई में जो फेल हो गए हैं तो विश्वविद्यालय को अपनी लड़ाई का केंद्र ना बनाए। जी, हिंसा पर से नकाब उतरे, ये मैं भी चाहता हूं और ये दर्शक भी चाहता है कि आखिर हिंसा के पीछे कौन है। जी हां, सच सामने आए और इसके साथ साथ आखिर वो कौन बुद्धिजीवी हैं जो बारूदी सोच के साथ ऐसे विश्वविद्यालयों को, वहां के छात्रों को अपना मोहरा बना रहे हैं। जी हां, अगर मैं विश्वविद्यालय की बात करूं तो 3 जो आते हैं, वो जामिया है, वो जेएनयू है और वो जादवपुर यूनिवर्सिटी है। अगर सियासत की 80 के दशक की एक कहावत मुझे याद आती है। जी हां, उस समय एक कहावत थी जिसको मैं दिल्ली पुलिस के लिए आज के लिए प्रासंगिक मानता हूं, और वो ये थी जो 80 के दशक में प्रचलित थी, दिल्ली पुलिस जो कहे वही सही, न खाता न बही। जी हां, देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की खबरों के पिटारे को लेकर आएंगे मेरे अपने सहयोगी रोहित पुनेठा, आंख कान खोल के। बदले की आग में सबसे बड़ी चूक।